आज की कहानी एक ऐसे कैदी की जो हर बार जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। यह कहानी है जापान के सबसे खूनख्वार कैदी सुजुकी की, जो इस वक्त जापान के सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पे घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी अचानक मुस्कुराया और अपना एक दांत बाहर निकाल लेता है। कुछ देर बाद गार्ड्स फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना कोई आवाज के इधर से उधर रोशनी से बचता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया। देखते ही देखते वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी जेल से भाग रहा था तो जेल के जोर जोर से सायरन बजने लगे थे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था। उनमें से एक सुजुकी भी था जो अपने 10 साल की कैद काटने के लिए आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं था, इसलिए सबने मान लिया कि शायद वो गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फीजी का उल्टा टैटू भी था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया, जहाँ सिर्फ एक रोशनदान था। उसने रोशनदान को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन कानेमुरा से कहा कि सुजुकी इस बार तो हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने शीशे से देखा तो सुजुकी पहले ही गायब हो गया था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड ने तो उसे 20 ही मिनट में पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन सुजुकी ट्रेन की पटरी पर सीधा ही भागता जा रहा था। इसके बाद उसे दोबारा उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां थी। जब एक गार्ड ने अंदर झांक कर देखा तो सुजुकी अपने मुंह पर चादर लेकर सो रहा था। गुस्से में उसने सुजुकी को चद्दर हटाने का कहा, क्योंकि वो कोई चांस नहीं लेना चाहते। लेकिन जब बार बार कहने पर भी उसने चद्दर नहीं हटाई तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी बुरी तरह पिटाई की। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरी पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड के साथ चेकिंग पर निकला। वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गए, क्योंकि उसने किसी तरह अपनी हथकड़ियां खोल दी थी। गुस्से में गार्ड ने उसे मारते हुए पूछा कि कैसे खोली तुमने हथकड़ियां, लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर धुलाई हुई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे किसी तरह छुपाकर वो जेल के अंदर ले आया था। सवाल ये उठता है कि वो इस तार को अंदर लाया कैसे। इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते की छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपनी तार निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। जल्द ही वहाँ पे एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने झांक कर देखा तो सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं। वो तो गार्ड को छत के ऊपर से देख रहा था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड के जाने के बाद वो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहाँ से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने फौरन सायरन बजा दिया। वार्डन को भी फौरन खबर पहुंचा दी गई और वो जेल के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने का प्लान बना रहे थे, तभी वार्डन भी वहाँ पे पहुंच गया। उसने कहा कि सारे प्लान छोड़कर बस एक टीम पास की ट्रेन की पटरियों पर भेज दो। ऑफिसर्स वार्डन की बात मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हर बार हम इसे पटरियों से पकड़ते हैं, क्या पता इस बार वो वहाँ ना गया हो। लेकिन जब वार्डन ने ऑफिसर को यकीन दिलाया कि उसे 100% यकीन है कि वो पास की पटरियों पर ही गया है, तो ऑफिसर ने वार्डन की बात पर यकीन करके टीम को पास की ट्रेन की पटरियों की तरफ रवाना कर दिया। तो वार्डन की बात सच निकलती है। सुजुकी को एक बार फिर ट्रेन के पटरियों से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो वार्डन की सूझबूझ से सुजुकी पकड़ा जाता है। तो वार्डन के काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब वार्डन एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था, जो देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग किया करता था। उधर सुजुकी एक बार फिर से जेल से भाग निकलता है और फिर से पटरियों पर पकड़ा जाता है। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता था, जहाँ पर पहले जेल से ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती थी, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता था। इसी वजह से मीडिया ने भी उसके बारे में अखबारों में छापा, जिस वजह से वो बहुत मशहूर हो गया था। 12 साल बाद उसे सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ पर वो कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि 10 गार्ड सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए खड़े किए गए थे। उसका कमरा पूरी तरह सीमेंट से बना था और दरवाजे पर कई ताले थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। ये गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर उसे हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी, जिससे कई और गार्ड्स वहाँ पे आ गए। उन्होंने मार मार कर सुजुकी की बुरी हालत कर दी। होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड्स को जाते हुए देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगले दिन गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेच कस दिए, ताकि इस बार वो उन्हें खोल ना पाए। जाने से पहले वो एक बार फिर उसके शरीर की थोड़ी सी मेंटेनेंस करके जाते हैं। इसी
तरह सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगे लेता, वो उसे मारते और वो अपना खून फिर लोहे की सलाखों पर टपकाता। एक बार गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसका दांत टूट कर गिर गया और उसे देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब इसके प्लान का ही हिस्सा है। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। गार्ड ने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया लेकिन सुजुकी अभी भी सजा काट रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, शरीर जलने लगा था और उसके जख्मों पर कीड़े पड़ रहे थे। आखिरकार उस शाम को आकर गार्ड ने उसकी जंजीरें खोल दी। पूरे 1 साल बाद उसे चैन की सांस आई थी। उधर पुराना वार्डन मिस्टर कानीमुरा सेंट्रल जेल की छानबीन करने के लिए आता है। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा तो सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेज खोलने लगा। असल में सुजुकी अपने दांत से दीवार पर कुछ बनाता नहीं था, वो तो उसे घिस घिस कर तीखा कर रहा था ताकि उसके इस्तेमाल से पेज खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने दरवाजे पर जाकर लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग गया था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। उसके बाद सुजुकी के जन्म की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पला। एक दिन सुजुकी जंगल में प्रैक्टिस कर रहा था जब उसे दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका बाप था। उन्होंने कुछ समय बातें की, तभी सुजुकी ने अपने डैड की छाती पर माउंट फिजी का एक निशान देखा। बदकिस्मती से वहाँ पर थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाले आ गए जो सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो पुलिस वालों को देखकर रेल की पटरी पर सीधा सीधा भागने लगा। इस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि वो एक दिन अपने डैड से जरूर मिलेगा। अब इधर सुजुकी फिर से पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानीमुरा ने उसे पीछे से रुकने के लिए आवाज दी और हैरानी की बात यह थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में कार्स की एक टीम आकर उसे पकड़ कर ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी की जेल भी सुजुकी को नहीं रोक पाई, इसलिए मिस्टर कानीमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने के ऑर्डर दे दिए। प्रिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी, वो समंदर के बीचों बीच बनी थी जहाँ लगातार तेज बहाव रहता था। और सबसे जरूरी बात कि वहाँ पर ट्रेन की पटरी तो बिल्कुल भी नहीं थी और तो और समंदर शार्क्स से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ से बचकर भाग निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने ही खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों ओर खतरनाक गार्ड्स थे और अगर कोई गार्ड यहाँ से भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर थे। जब सुजुकी वहाँ पहुंचा तो उसे तुरंत ही उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं बल्कि कुछ रोड्स थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया जिससे भागना तो दूर वो हिल डुल भी न सके। उधर कानीमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दी। ढूंढने पर उससे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहाँ से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही थी। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सुकर कर धीरे धीरे करके बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन वो इतना नशे में भंड था कि कुछ बोल नहीं पाया। उधर कानीमुरा अभी भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि जेल के सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने की बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं और ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानीमुरा ने उसे समझाने की कोशिश की कि सुजुकी कोई आम कैदी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह को गार्ड्स को कई सारी बंदूकें देकर आइलैंड में चारों तरफ फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था कि वहाँ पर मिस्टर कानीमुरा आ गया। उसने वार्डन को बताया कि असल में सुजुकी अपने बाप को ढूंढने आया है जो इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सभी गार्ड्स हैरान रह गए। यहाँ हमें सुजुकी के असल कहानी का पता चलता है। असल में अब तक जो भी हुआ वो सब सुजुकी के एक प्लान का हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता था कि आखिरकार प्रिजन आइल तक पहुंच सके। उसका असली मकसद था अपने पिता को आजाद करवाना। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानीमुरा बाकी के गार्ड्स और वार्डन के साथ वहीं आ रहा था, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही सुजुकी अपने डैड के साथ वहां से गायब हो गया। सुजुकी अपने डैड को आइलैंड के किनारे तक ले आया। उसने पहले से ही वहां पे एक पैराग्लाइडर तैयार कर रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी तरफ मिस्टर कानीमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो सुजुकी के डैड के साथ ही कैद था। तभी उसने माउंट फिजी का एक टैटू उसके सीने पर देखा, जिसका मतलब ये था कि सुजुकी इतने सालों की मेहनत के बाद भी गलत आदमी को वहां से ले गया था। अब इससे बुरी किस्मत तो किसी की नहीं हो सकती। इसी के साथ ये इंटरेस्टिंग स्टोरी यहीं पे